जीवन की सबसे बड़ी सीख, दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह के 7 बज रहे थे। भोपाल के शांत मोहल्ले में स्थित 2 मंजिला मकान के आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। 70 वर्षीय श्यामलाल शर्मा रोज की तरह पूजा करके अखबार लेकर बरामदे में बैठ गए। वर्षों तक सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे श्यामलाल जी की आदत थी कि दिन की शुरुआत अनुशासन और मुस्कान से होती थी। पत्नी का देहांत हुए 8 साल बीत चुके थे। अब उनका संसार बेटा आदित्य, बहू काव्या और 8 साल का पोता बिहान ही थे। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। काव्या जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी क्योंकि उसे ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड करनी थी। आदित्य अपने लैपटॉप पर ऑफिस की मेल चेक कर रहा था और बिहान स्कूल की ड्रेस पहनने से बचने के लिए कभी जूते छिपा रहा था तो कभी अपनी पानी की बोतल। श्यामलाल जी मुस्कुराते हुए बोले, विहान, जल्दी तैयार हो जाओ कप्तान। जो बच्चा समय की कद्र करता है वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। विहान हंस पड़ा और दौड़कर दादाजी से लिपट गया। घर में सबसे गहरा रिश्ता इन्हीं दोनों का था। हर रात दादाजी कहानी सुनाते, छुट्टी के दिन शतरंज खेलते और कभी कभी पुरानी यादों के साथ जीवन की छोटी छोटी सीख भी दे देते। काव्या ने चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए कहा, पापा जी, आज मैंने ड्राइंग रूम के लिए नए पर्दे मंगवाए हैं, शाम तक लग जाएंगे। श्यामलाल जी ने सहज भाव में कहा, अच्छी बात है बेटा, बस अगर हल्के रंग के होते तो कमरा थोड़ा और खुला खुला लगता। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिख रही थी। असल में पिछले कुछ महीनों से उसे लगने लगा था कि पापा जी हर छोटी बड़ी बात में अपनी राय दे देते हैं। कभी बिजली बचाने की बात, कभी रसोई का सामान रखने का तरीका, कभी खर्च कम करने की सलाह, तो कभी विहान को मोबाइल कम देने की सीख। श्यामलाल जी की नजर में ये अनुभव था, लेकिन काव्या को ये दखलंदाजी लगने लगी थी। शाम को नए पर्दे लग गए, पूरे घर का रंग रूप बदल गया। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्यामलाल जी ने भी मुस्कुराकर देखा और धीरे से बोले, सुंदर तो है बेटा, बस हल्के रंग के होते तो कमरे में रोशनी थोड़ी ज्यादा हो रहती। इतना सुनना था कि काव्या का धैर्य टूट गया। पापा जी, आखिर हर बात में आपकी राय देना जरूरी क्यों है? अब समय बदल गया है, हमें भी अपने तरीके से घर चलाने दीजिए। हर छोटी चीज में सलाह की जरूरत नहीं होती। पूरा घर एकदम से शांत हो गया। आदित्य ने तुरंत कहा, काव्या, ये क्या तरीका है? लेकिन शब्द निकल चुके थे। श्यामलाल जी कुछ पल तक बहू को देखते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत, बस एक हल्की सी मुस्कान थी जिसमें बरसों का अनुभव और भीतर छिपा दर्द दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, आज के बाद बिना पूछे कोई सलाह नहीं दूंगा। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए। उस रात उन्होंने पहली बार अपनी पुरानी डायरी निकाली। बरसों से उसमें जीवन की छोटी छोटी बातें लिखते आए थे। कांपते हाथों से उन्होंने एक पन्ना खोला और लिखा, उम्र बढ़ने के साथ इंसान की ज़रूरतें कम हो जाती हैं, लेकिन अपनेपन की भूख कभी कम नहीं होती। शायद अब मेरी बातें इस घर के लिए ज़रूरी नहीं रही, इसलिए आज से मैं सिर्फ देखूंगा, बोलूंगा नहीं। डायरी बंद करते समय उनकी आंखों में हल्की नमी थी। बाहर ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा था, लेकिन उनके कमरे में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसने दीवारों तक को उदास कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस मौन की कीमत आने वाले दिनों में पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह घर की दिनचर्या पहले जैसी ही थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, श्यामलाल जी की आवाज़। पहले जहाँ सुबह होते ही उनकी हंसी पूरे घर में गूंज जाती थी, वहीं आज घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। उन्होंने किसी को नहीं टोका, किसी को नहीं बुलाया, चुपचाप पूजा की, अपने पौधों में पानी डाला और बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ने लगे। विहान स्कूल जाने से पहले हमेशा की तरह दौड़कर दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी, आज कहानी सुनाओगे? श्यामलाल जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। विहान ने पहली बार दादाजी को इतना शांत देखा।
उसे लगा शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दिन बीतने लगे। श्यामलाल जी ने सचमुच अपनी बात निभा दी। अब वे किसी बात पर राय नहीं देते थे। आदित्य देर रात तक ऑफिस का काम करता रहता, लेकिन वे ये नहीं कहते कि बेटा सेहत का भी ध्यान रखो। काव्या रसोई में जल्दी जल्दी काम करती और कई बार गैस जलती छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती, लेकिन श्यामलाल जी अब उसे याद नहीं दिलाते। बिजली के पंखे खाली कमरों में चलते रहते, लाइटें बेवजह जलती रहती, पर वे केवल देखते रहते। शुरुआत में काव्या को लगा कि अब घर में शांति आ गई है, कोई रोक टोक नहीं, कोई सलाह नहीं। उसे लगा जैसे उसने अपनी आज़ादी वापस पा ली हो, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस शांति में अपनापन नहीं था। पहले सुबह चाय पीते समय पापा जी अखबार की कोई मज़ेदार खबर सुनाकर सबको हंसा देते थे। अब चाय बिना किसी बातचीत के खत्म हो जाती। पहले रात के खाने पर वे स्कूल के दिनों के किस्से सुनाते थे, जिन पर बिहान खिलखिलाकर हंसता था। अब खाने की मेज पर सिर्फ चम्मचों की आवाज़ सुनाई देती। सबसे ज़्यादा बदलाव बिहान में आया। पहले वे स्कूल से लौटते ही अपना बैग फेंक कर दादाजी के कमरे में भागता। अब वे सीधे अपने कमरे में जाकर मोबाइल या टैबलेट लेकर बैठ जाता। दादाजी भी उसे बुलाते नहीं थे, कभी कभी दूर से उसे खेलते हुए देखते और फिर चुपचाप अपनी किताब पढ़ने लगते। एक शाम आदित्य ने देखा कि विहान लगातार 3 घंटे से मोबाइल चला रहा है। पहले ऐसी स्थिति में श्यामलाल जी तुरंत कहते, बस बेटा अब आंखों को भी आराम दो, चलो बाहर टहलने चलते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आदित्य को अजीब लगा। उसने खुद जाकर मोबाइल लिया, लेकिन विहान नाराज हो गया। रात को आदित्य ने पिता के कमरे में जाकर पूछा, पापा सब ठीक तो है? श्यामलाल जी मुस्कुराए, हाँ बेटा बिल्कुल। फिर आप पहले जैसे नहीं रहे। मैं तो वैसा ही हूँ, बस अब बोलने से पहले सोच लेता हूँ कि कहीं मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। उसे उस दिन की घटना याद आ गई। वह समझ गया कि पापा अभी तक उस बात से आहत हैं। उसने कई बार सोचा कि काव्या से बात करे, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक गया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय ठीक करने के बजाय दूरी बढ़ाता जा रहा था। कुछ दिनों बाद बिहान के स्कूल में मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति विषय पर निबंध लिखने को दिया गया। पहले उसने बिना सोचे हमेशा की तरह मेरे दादाजी लिखना शुरू किया। फिर अचानक उसकी पेंसिल रुक गई। उसने कुछ देर सोचा, फिर लिख दिया, पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे दादाजी थे। वे मुझे कहानियाँ सुनाते थे, मेरे साथ शतरंज खेलते थे और हर दिन मुझे गले लगाते थे। लेकिन अब वे मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते। शायद मैंने कोई गलती कर दी है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पुराने वाले दादाजी वापस चाहिए। जब कक्षा की शिक्षिका ने ये निबंध पढ़ा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने तय किया कि अगले दिन बिहान की माँ को स्कूल बुलाएंगी। उधर घर में किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि एक छोटे से बच्चे के मन में कितना बड़ा तूफान चल रहा है। अगले दिन सुबह काव्या अपने काम में व्यस्त थी कि विहान के स्कूल से फ़ोन आया। कक्षा अध्यापिका ने विनम्र स्वर में कहा, मैडम अगर संभव हो तो आज दोपहर स्कूल आ जाइए, मुझे विहान के बारे में आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। काव्या घबरा गई। उसने सोचा कहीं विहान ने स्कूल में कोई शरारत तो नहीं कर दी। दोपहर होते ही वह स्कूल पहुंच गई। अध्यापिका ने उसे बैठाया और बिना कुछ कहे एक कॉपी उसके सामने रख दी। पहले इसे पढ़ लीजिए। काव्या ने कॉपी खोली। ऊपर लिखा था, मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति। जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसकी आंखें भरती चली गई। पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे दादाजी थे। जब मैं डर जाता था तो वे मेरा हाथ पकड़ लेते थे। जब मुझे हार मिलती थी तो कहते थे कि हारने वाला ही जीतना सीखता है। अब वे मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते। शायद मैंने उन्हें दुख पहुंचाया है।
अगर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं रोज़ उनके साथ बैठूंगा। मुझे मेरे पुराने वाले दादाजी वापस चाहिए। आखिरी पंक्ति तक पहुँचते पहुँचते काव्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। अध्यापिका ने धीरे से कहा, बच्चे झूठ नहीं लिखते, घर में जो महसूस करते हैं वही कागज पर उतर आता है। विहान पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से बहुत चुप रहने लगा है। कई बार खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि उसके दादाजी अब उससे प्यार नहीं करते। काव्या का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कहे गए एक वाक्य से केवल अपने ससुर का दिल ही नहीं दुखाया, बल्कि अपने बेटे से उसका सबसे प्यारा रिश्ता भी छीन लिया। घर लौटते समय उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, अब आपकी किसी सलाह की ज़रूरत नहीं। उसे याद आने लगा कि शादी के बाद जब वह पहली बार इस घर में आई थी, तब सबसे पहले श्यामलाल जी ने ही उसका स्वागत करते हुए कहा था, बहू नहीं बेटी बनकर रहना। उसे ये भी याद आया कि पहली रसोई में जब उसकी खीर थोड़ी जल गई थी, तब सबके सामने श्यामलाल जी ने मुस्कुराकर कहा था, इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने वर्षों बाद खाई है। बाद में रसोई में आकर धीरे से बोले थे, अगली बार आंच थोड़ी धीमी रखना और खीर बनाते समय बीच बीच में चलाती रहना। वे सलाह नहीं, एक पिता का स्नेह था। जब विहान पैदा हुआ था और पूरी रात रो रहा था, तब श्यामलाल जी ने ही उसे गोद में लेकर घंटों टहलते रहे थे ताकि काव्या कुछ देर सो सके। जब आदित्य की नौकरी चली गई थी, तब उन्होंने अपनी वर्षों की जमा पूंजी बिना बताए बेटे के खाते में डाल दी थी। जब काव्या की माँ बीमार हुई थी, तब अस्पताल में सबसे पहले पहुंचने वाले भी वही थे। आज उसे महसूस हुआ कि जिन बातों को वह दखल समझती रही, वे दरअसल इस घर को संभालने की कोशिश थी। शाम को वह जब घर पहुंची तो देखा श्यामलाल जी हमेशा की तरह बरामदे में बैठे पौधों को पानी दे रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन अब उनकी आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। काव्या कई बार उनके पास जाने लगी, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते। अपराध बोध इतना गहरा था कि वे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। उसी रात उसने देखा कि श्यामलाल जी अपने कमरे में अकेले बैठे पुरानी फोटो एल्बम देख रहे थे। एक तस्वीर में उनकी दिवंगत पत्नी मुस्कुरा रही थी। वे तस्वीर को देखकर धीमे से बोले, देखो सुशीला, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। शायद सचमुच समय बदल गया है। दरवाजे के बाहर खड़ी काव्या ने ये बात सुन ली। उसका दिल जैसे टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि उम्र बढ़ने पर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत दवा नहीं, सम्मान होता है। उस रात वह पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने मन में एक फैसला कर लिया। आज वे अपने पापा जी से सिर्फ माफ़ी नहीं मांगेगी, बल्कि उनके चेहरे पर खोई हुई मुस्कान भी वापस लाएगी। अगली सुबह घर का माहौल कुछ अलग था। काव्या रोज की तरह जल्दी उठी, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने सबसे पहले रसोई में जाकर चाय बनाई। एक कप अपने लिए, एक आदित्य के लिए और तीसरा कप लेकर वह धीरे धीरे श्यामलाल जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर श्यामलाल जी अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने आहट सुनी तो मुस्कुराकर डायरी बंद कर दी। आओ बेटा। काव्या उनके सामने बैठ गई। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। श्यामलाल जी घबरा गए। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? काव्या अचानक उनके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस दिन गुस्से में बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने आपकी बातों को बोझ समझ लिया, जबकि वे तो इस घर के लिए आपका प्यार थी। श्यामलाल जी ने तुरंत उसे उठाया और पास बिठाया। बेटी रोते नहीं हैं, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन मेरी वजह से आपने बोलना छोड़ दिया। विहान भी बदल गया, घर भी बदल गया और आप भी। श्यामलाल जी ने गहरी सांस ली। जानती हो बेटा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता, बस इतना चाहता है कि उसे ये महसूस हो कि
वह अब भी अपने घर के काम का है। जब तुमने कहा कि मेरी किसी सलाह की ज़रूरत नहीं, तब मुझे लगा कि सचमुच मेरी ज़रूरत खत्म हो गई है। इतने में आदित्य भी वहाँ आ गया। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया। पापा, गलती सिर्फ काव्या की नहीं थी। मैं भी बीच में खड़ा होकर आपका दर्द नहीं समझ पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए। श्यामलाल जी ने बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। बेटा, रिश्तों में माफ़ी नहीं, समझदारी ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसी समय विहान स्कूल की यूनिफॉर्म पहने दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक रंगीन कागज़ था। दादाजी, ये आपके लिए बनाया है। श्यामलाल जी ने चित्र खोला। उसमें पूरे परिवार की तस्वीर बनी थी। सबसे बीच में दादाजी थे और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हमारे घर का दिल। चित्र के नीचे विहान ने अपनी छोटी सी लिखावट में लिखा था, दादाजी, आप बोलते हो तो घर अच्छा लगता है। प्लीज़ फिर से पहले जैसे बन जाओ। ये पढ़ते ही श्यामलाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने विहान को सीने से लगा लिया। अरे मेरे कप्तान, अब तो रोज कहानी भी होगी और शतरंज भी। विहान खुशी से उछल पड़ा। उस शाम कई दिनों बाद खाने की मेज पर फिर वही पुरानी रौनक लौट आई। श्यामलाल जी ने दाल चखी और मुस्कुराकर बोले, काव्या बेटा, अगर इसमें थोड़ा सा घी डाल दो तो स्वाद और बढ़ जाएगा। पहले की तरह चुप रहने के बजाय काव्या हंस पड़ी। अभी डालती हूँ पापा जी, और आगे से आपकी हर सलाह ध्यान से सुनूंगी। श्यामलाल जी भी मुस्कुरा दिए। सलाह तभी अच्छी लगती है जब उसमें प्यार दिखाई दे, और प्यार तभी टिकता है जब उसमें सम्मान हो। उस दिन के बाद घर में एक नया नियम बन गया। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सब लोग साथ बैठते। श्यामलाल जी अपनी राय देते, लेकिन कभी उसे थोपते नहीं। आदित्य और काव्या सम्मान से उनकी बात सुनते। अगर किसी बात पर अलग राय होती तो प्यार से चर्चा होती, बहस नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल फिर पहले जैसा हो गया। सुबह फिर दादाजी की आवाज़ गूंजने लगी, उठो कप्तान, सूरज तुमसे पहले जाग गया। रात को फिर कहानियां सुनाई जाने लगी। बरामदे में फिर हंसी लौट आई। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन अब रिश्तों में पहले से कहीं ज्यादा अपनापन था। कुछ महीनों बाद बिहान के स्कूल में फिर निबंध प्रतियोगिता हुई। इस बार विषय था, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख। बिहान ने लिखा, मैंने सीखा है कि दादाजी की सलाह डांट नहीं होती, उनका प्यार होता है, और जो लोग हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी बातें सबसे ध्यान से सुननी चाहिए। उसके निबंध को पूरे स्कूल में प्रथम स्थान मिला। जब पुरस्कार लेने के लिए उसका नाम पुकारा गया तो वह मंच से उतरकर सबसे पहले अपने दादाजी के गले लगा। श्यामलाल जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें लगा आज उनकी सबसे बड़ी कमाई कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि अपने परिवार का लौटता हुआ सम्मान है। दोस्तों, कई बार बुजुर्गों की सलाह हमें पुरानी लगती है, लेकिन उनके अनुभव समय की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। घर केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि बड़ों के सम्मान, बच्चों की हंसी और रिश्तों में अपनापन बनाए रखने वाली बातचीत से जीवंत होता है। एक कठोर शब्द किसी अपने को खामोश कर सकता है, लेकिन एक सच्ची माफ़ी उसी घर में फिर से खुशियों की आवाज़ लौटा सकता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।